भारतीय रेल में एनटीपीसी की परीक्षा और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सीजीएल की परीक्षा हर युवा की इच्छा होती है और हर युवा की चाहत होती है। आज ऐसे ही एक युवा से आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ जो अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और अपने प्रयास से इन दोनों परीक्षाओं के अलावा एक तीसरी परीक्षा में भी सफल रहा और परीक्षाओं में सफलता का इसने दौर ऐसा चलाया कि अब आने वाले समय में यह दौर मुझे लगता है बहुत आगे जा कर के रुकेगा। आइए मैं परिचय कराता हूं आपकी निखिल जी से। रेलवे एनटीपीसी से लेकर के सीजीएल में 4800 ग्रेड पे वाली परीक्षा तक की इनकी यात्रा अभी तक सिर्फ एक वर्ष में हुई है। ऐसे अभ्यर्थी हैं श्री निखिल जी और उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे कि इन्होंने इन परीक्षाओं की तैयारी कैसे की, किन किन पदों पे इनका चयन हुआ और क्या क्या बाधाएं आई। बाधाएं जानना जरूरी है। फिर निखिल जी से ही अनुरोध करूंगा कि बताएंगे कि मैंने परीक्षा की तैयारी किन किन पुस्तकों से की, लोगों के लिए क्या सलाह है। आइए फिर हम निखिल जी से बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपने जो भी मैंने फेस किया, जैसे मैंने तैयारी की, वो लोगों तक, स्टूडेंट्स तक शेयर कर सकूं ताकि जितनी भी उनकी हेल्प हो सके। अगर थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो सबसे पहले मेरा नाम निखिल कुमार वर्मा है। मैं बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, जिसमें कि मुरलीगंज प्रखंड के अंदर जोरगामा गाँव आता है, तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। मैंने बेसिकली 10th तक सेंट जोसेफ स्कूल से पढ़ाई किया, जो कि समस्तीपुर के दलसिंह सराय में है, और 12th मैंने बिहार बोर्ड से किया। 12th में भी मेरे जो जोनल होते, कोसी जोन से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उसमें मेरी सेकेंड रैंक थी पूरी जोन में। और उसके बाद मैंने बीटेक जेई मेंस के थ्रू बीटेक किया संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। और उसके बाद मैंने आरआरबी जेई का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि मुझे लगा था कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस पे अच्छा गया था, लेकिन बैड फॉर्चून कह सकते हैं कि मेरा वेटिंग लिस्ट में चला गया था नाम। उसके बाद मैं थोड़े मतलब डिप्रेस सा हो गया था कुछ दिनों के लिए, कि मैंने सोचा था कि हो ही जाएगा, तो उसमें नहीं हुआ। तो फिर मैंने तैयारी स्टार्ट किया, नॉन टेक्निकल की तरफ स्विच किया। लेकिन तभी कोरोना वगैरह सब भी आ गया था, तो मैंने ऑनलाइन ही घर पे तैयारी की। और उसके बाद उसके बाद जो एग्ज़ाम दिया मैंने, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे थे जिसमें कि मुझे सफलताएं भी मिली है बहुत क्लोज से। निखिल जी यहाँ रोकूंगा आपको। असफलताएं जब भी मिलती हैं तो हमें ये लगता है कि बस जीवन अब यहाँ समाप्त है। उन भावनाओं से कैसे अपने आप को निकाले? सर चलिए, मुझे लगता था कि मैं एक टाइम में मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पहले जो भी करना चाहता था, मतलब अगर उसमें मैंने एफर्ट दिया था तो वो उसमें मुझे सफलताएं मिल रही थी। बट वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पे मैंने मतलब अपना बहुत मेहनत किया था, लेकिन फिर भी कुछ मार्क्स से नहीं हो रहे थे एग्जाम में, तो थोड़ा सा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया, एक पुश करता गया खुद को, और मैंने तैयारी कंटिन्यू रखा। कोरोना में जैसे कि ऑनलाइन तैयारी किया, तो ऑनलाइन तैयारी ने मुझे बहुत हेल्प किया और उसका बेनिफिट मुझे मिला। उसके बाद मैंने कुछ दिन मैंने प्राइवेट जॉब भी किया, लेकिन जब आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, तो उसमें सारे लेवल्स मेरा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसका मेंस का तैयारी अच्छे से करना चाहिए और सीजीएल का भी करना चाहिए। तो फिर मैंने तैयारी किया और उसके बाद रेलवे में लेवल 5 में मेरा सिलेक्शन हुआ। लेवल 6 में भी हुआ था, लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम था डिस्क्रिप्टिव का, तो वो देने के लिए मैंने लेवल 6 नहीं दिया था। लेवल 5 का मैंने मेंस दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में हुआ। उससे भी एसएससी का भी एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसमें सीजीएल 21 का, तो उसमें प्रीलिम्स मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो मैंने AAO का कटअप भी क्लियर कर लिया था, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है। तो उसके बाद फिर मैंने मेंस का तैयारी किया। मेंस की तैयारी के समय आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग भी चल रहा था, टाइपिंग होना वाला था, और मेंस भी एकदम लगभग आसपास ही थे। टाइपिंग 12 तारीख को था और मेंस 10 अगस्त को था, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी मैनेज करने में, लेकिन मैंने मतलब हार नहीं मानी, मैं लगा रहा। ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? सर उस टाइम बहुत प्रॉब्लम, जैसे पढ़ने बैठते हो ना सवेरे से, तो इतने बजे, ये बहुत बच्चे रूटीन बना के रखते हैं कि इतने घंटे में, उसका थोड़ा सा बताएं आप। उस टाइम मुझे मेंस का भी तैयारी करना होता था, मॉक्स देने होते थे, और उसके बाद टाइपिंग भी करनी, क्योंकि एनटीपीसी का टाइपिंग आप देखेंगे कि बहुत टफ होता है। सबसे टफ आई थिंक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अभी है, जो भी सेंट्रल का ऑर्गेनाइज करती है, उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट है और बैक स्पेस आपको अलाउड नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तो मैं शाम को 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे टाइपिंग की प्रैक्टिस करता था, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ा पढ़ाई करता था और दिन में मॉक्स देता था।
तो मार्क्स के लिए कितने प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया? सर मैंने टेक्स्ट बुक का किया और सुपर मॉक्स का भी यूज़ किया था और ग्रेड अप का भी मैंने किया था। ग्रेड अप उतना ज़्यादा नहीं दिया था लेकिन ग्रेड अप पे भी दिया था। तो ये मार्क कितना हेल्प करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आप जब एक बार सिलेबस कवर कर लेते हैं तो उसके बाद मॉक्स का ही रोल होता है, क्योंकि मॉक्स के थ्रू आप अपनी तैयारी को कंप्लीट बना सकते हैं। आपके सबसे पहले तो एक्यूरेसी पे काम कर सकते हैं, स्पीड आएगा आपका। और उसमें मॉक्स में अगर आप मान के चलिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपका नहीं, मतलब आपने गलत कर दिया उस सवाल को, तो अगर आप सिंसियरली एनालिसिस कर रहे हैं मॉक्स का, तो उस टॉपिक को आप देख रहे हैं, फिर से उसको रिवाइज अच्छे से करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि अब आगे उस टॉपिक से सवाल आए तो मेरा गलत ना हो। तो इस तरह से भी मॉक्स से भी कंप्लीटनेस मतलब पहले आप सिलेबस कंप्लीट किए, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर मॉक में गए। जी सर। तो ये जो सिलेबस है, जो भी परीक्षा आप दे रहे थे, तो सबके लिए अलग अलग पुस्तकें खरीदे थे या एक ही पुस्तक से सब चला था? सर देखिए, एसएससी और मैं रेलवे और एसएससी और दोनों की तैयारी कर रहा था, एनटीपीसी का भी और सीजीएल का भी। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैथ रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। बस जीके का डिफरेंस, जीके भी लगभग सेम ही है सर, क्योंकि मुझे जो जीके में मेरे प्रीलिम्स बहुत अच्छे मार्क्स थे, 40 मार्क्स थे, जो कि बहुत अच्छा होता है सीजीएल के प्रीलिम्स में। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम पंडित का पीडीएफ बंडल आया था, वो था एनटीपीसी के लिए स्पेशली। अच्छा। लेकिन वो जो एसएससी को एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं देता है जीके का, लेकिन एनटीपीसी में एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ था और दोनों टीसीएस ही कंडक्ट कराती है। तो अच्छा। मुझे लगा था कि अगर दोनों टीसीएस ही कंडक्ट कराती है और जीके का सिलेबस एनटीपीसी का दिया है और सीजीएल का नहीं दिया है, तो वो कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक को ही टच करेगी। तो मैंने वो एनटीपीसी का अच्छे से उस एग्जाम पंडित का जो पीडीएफ बंडल था उससे मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया था, वो बहुत हेल्प किया था मुझे। और करंट अफेयर्स मैंने स्पीडी का एक बुक आता है तो उसको पहले कर लेते थे और उसके बाद स्टडी आईक्यू के पीडीएफ से कर लेते थे। चलिए, ये तो हो गई आपकी किताबों की। कितना घंटा पढ़ते थे? सर वो एक मेरे अंदर मतलब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लैक करती है। ये नहीं था कि मतलब हर दिन इतने घंटे ही पढ़ने हैं, ये फ्लक्चुएशंस आता था, कभी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। हाँ, तो निखिल जी, जैसे आपकी ये जो यात्रा है बहुत अच्छी मुझे लगता रही है। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि सबसे पहले किस नौकरी के लिए आपने क्वालिफाई किया? आप अभी सरकारी नौकरी में हैं, संभव है, तो उसमें कैसे आए? और उसके बाद जैसे घर से निकले नए माहौल में, उसके साथ साथ फिर आगे की तैयारी से कैसे कोप कर रहे थे, जरा इसके बारे में बताएं। सर मैंने जैसे बताया था कि आरआरबी जेई का, जैसे ही मैंने बीटेक कंप्लीट हुआ था उसके कुछ दिनों बाद आरआरबी जेई का फॉर्म आ गया था, तो मैंने उसे फिल किया था और मैंने उसकी तैयारी करी थी सिंसियरली। तो उसका प्रीलिम्स काफ़ी अच्छे स्कोर से मेरा निकल गया था। तो और उसके बाद मेंस भी दिया था, तो मेंस में भी मार्क्स से लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन मेरा आरआरबी कोलकाता था तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया था। और इंडिया में सबसे ज़्यादा आरआरबी कोलकाता का ही गया था, तो मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया था। तो वो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए। और उसके बाद फिर मैंने उसके बाद एसएससी की तरफ मूव किया मैंने, और उसके बाद एनटीपीसी का तैयारी किया, एसएससी का किया, और बीच में ईएसआईसी का फॉर्म आया था तो मैंने वो दिया और लकीली उसमें मेरा हो गया। एक्चुअली मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं की है, लेकिन इसका सिलेबस जो था ईएसआईसी का दोनों को मतलब कंबाइन करके था, तो एक एज मिला, इसमें हो गया। और उसके बाद मैंने सीजीएल 21 का भी सिंसियरली तैयारी करा था। डब्ल्यू का कट ऑफ क्लियर हो जाने के बाद मैंने मेंस में वो डब्ल्यू का जो एक्स्ट्रा पेपर होता है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का, तो उसके लिए भी 1 महीने का टाइम था, तो वो मैंने तेज प्रताप सर का जो होता है पीडीएफ्स और वीडियोस होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल, वो टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। अच्छा। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई डब्ल्यू कट ऑफ क्लियर कर पा रहा है प्रीलिम्स में, तो अगर वो कम समय में तैयारी करना चाहता है तो तेज प्रताप सर की तरफ आंख मूंद के जा सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प किया था। मैं मतलब 15 से 20 दिनों में मैंने इंटायर सिलेबस कवर कर लिया था उसका। अच्छा अच्छा। और ये बताइए, जैसे दो तरह से लोग तैयारी करते हैं। एक तो लोग रटते हैं और एक होता है कि पढ़े फिर लिखे, सॉल्व किए, लॉजिकली समझने का प्रयास किए। आपका तरीका कौन था, रोटामेटिक वाला या फिर लॉजिकली समझने वाला? देखिए मुझे सर याद ही नहीं होता, क्योंकि मैं जीके भी पढ़ता था तो उसमें मुझे तब जब तक मैं कुछ ट्रिक्स न बना न्यूमेरिक्स न बना लूँ तब तक मुझे याद नहीं होता था। तो वो एक तरह से मैंने लॉजिकली तैयारी करी है, मुझे याद होता नहीं जा रहा। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए मुझे बहुत जीके की भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी याद करने के लिए मुझे ट्रिक्स बनाने पड़ते, तो उसी के बेसिस पे मुझे मतलब वो ज़्यादा दिनों तक एक याद। आध बताएंगे ट्रिक कैसे बनाए थे, कोई एक जीके का जो आपने ट्रिक सर बना के याद किया? मैंने एक्चुअली यूट्यूब में जैसे कि स्टैटिक्स पोर्शन होते हैं कि जैसे कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन से भी, आप उसको मैप से भी कर सकते हैं। अगर आप मैप से नहीं उतना अच्छे से कमांड हो पा रहे हैं तो आप उसमें यूट्यूब से बहुत सारा उस टॉपिक को लिखते थे और उसका लिख देते ट्रिक्स, तो बहुत सारे वीडियोस आते थे उसमें। जीके क्रेजी ट्रिक्स करके यूट्यूब चैनल था, उसने मतलब लगभग स्टैटिक्स के हर पोर्शन पे मतलब ट्रिक्स के वीडियोस दे रखे हैं। अच्छा। तो मैंने उसको सिंसियरली किया, तो काफ़ी हेल्पफुल है।
मतलब उसमें अच्छे-अच्छे टॉपिक्स को वो इतने शॉर्ट में इतने अच्छे से करवा देते हैं कि मतलब आपको लंबे समय तक याद रहेगा वो। एक चीज़ और बताइए, इस सफलता का श्रेय किसे देते हैं? कोई प्रेमिका को देता है, कोई माता-पिता को, कोई अपनी पत्नी को, उम्र के अनुसार। आप इस सफलता का श्रेय किसे देते हैं? देखिए, इस सफलता का श्रेय तो डेफ़िनेटली मेरी मम्मी-पापा, फैमिली वाले थे। मैं इनको देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मतलब मुझे मेरे फेल्योर्स को भी देखा है और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि नहीं, नहीं होगा। जैसे मैं कभी फेल्योर्स को फेस करता था तो वो ट्रस्ट दिखाते थे मेरे पे कि नहीं, तुम कर सकते हो। यू शुड गिव वन मोर ट्राई। बिल्कुल सही। अगर तो आप असफल होते हैं तो आपके परिवार वालों का बहुत और बड़ा और योगदान कुछ होता है कि आपको सपोर्ट करें। और कुछ फ्रेंड्स भी थे जो कि मतलब वो लोग मतलब वो करते थे नहीं तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तुम कर लोगे तुम क्यों खुद को ये कर रहे हो अंडररेटेड कर रहे हो तुम एक बार और अच्छे से करो प्रिपरेशन तो हो जाएगा। तो कुछ फ्रेंड्स थे और फैमिली वाले मेरे को श्रद्धेय हाँ, मित्र और कुछ टीचर्स भी हैं गाइड भी करते थे। जैसे डबल का पेपर के लिए तो मैं तेज प्रताप सर को डेफिनेटली दूंगा उन्होंने बहुत मतलब 15-20 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ाया पर्सनली गाइड किया उन्होंने मुझे तो वो कहाँ तेज प्रताप जी का? ऑनलाइन उनका अच्छा, गोल्ड उनका स्कोर हाँ ऑनलाइन उनसे आप लिए थे सर? जी। अच्छा, चलिए देखिए, गार्जियन का रोल बहुत बड़ा है। अगर आपके गार्जियन सपोर्टिव हैं तो मुझे भी लगता है आप एओ के लिए ज्वाइन करने के बाद क्या यात्रा यही समाप्त हो जाएगी, जय हिंद बोल देंगे, या फिर आगे भी? सर अभी एलोकेशन तो नहीं आया है मतलब नहीं, मान लीजिए आप एओ में चले जाते हैं तो उसके बाद हथियार डाल देंगे, या फिर अभी आगे भी माउंटेन या पर्वत पे चढ़ने की तैयारी है? अभी तो सर अगर अच्छे लोकेशन पर मिल जाता डबल तो फिर तो एसएससी में मैं तो शायद ही ऑप्ट करूँ कुछ नहीं, फिर जैसे बहुत लोग होते पीसीएस हैं के ना। लिए मैं भी जी बिल्कुल, मैं वही पूछ रहा स्टेट हूँ। पीसीएस के लिए ट्राई तो करूँगा। तो तैयारी कर रहे हैं उसकी? अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट नहीं किया अच्छे से मतलब अभी देख लेता हूँ कहाँ मिलता है उसके बाद एक बार सेटल हो जाऊँ उसके बाद सर। चलिए, शॉर्ट में आप जैसे हमारे जैसे अभ्यर्थी हैं, बहुत नए अभ्यर्थी हैं, जो याद नहीं कर पाते, माहौल नहीं मिल पाता, उनके लिए क्या संदेश देंगे? सर देखिए डेफ़िनेटली हर कोई कर सकता है, अगर मैं कर पा रहा हूँ तो हर कोई कर सकता है। बस यही है कि आपको मतलब जितना आप टाइम दे पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटे 10 घंटे, आप 4 से 5 घंटे लेकिन दीजिए तो एक पूरे फ़ोकस के साथ दीजिए। मतलब उस टाइम में बस आपका स्टडी होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये आजकल जैसे मैं बता रहा हूँ सर, मैं मतलब उस टाइम में जब सीरियस प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था। जब भी एग्ज़ाम से 1.5-2 महीने टाइम होता था, मुझे पता था कि टाइम वेस्ट होगा तो मैं अनइंस्टॉल कर देता था। व्हाट्सएप और टेलीग्राम रखना पड़ता था क्योंकि इन्फॉर्मेशन एग्जाम से जी रिलेटेड जी आते जी। थे। तो वो सब उस डिस्ट्रैक्शन में ना पड़े। वो लगता है कि अरे फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या ही डिस्टर्ब कर लेगा अगर मैं पढ़ने की चाहूँ तो, लेकिन वो नहीं हो जाता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि मैसेज अभी देख लो, एक बार मैसेज चेक कर लो कि इसका कोई मैसेज तो नहीं आया। और अगर आप सिंसियरली करेंगे तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। आप अगर आज मेहनत कर रहे हैं अच्छे से तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप कई बार ऐसा होता है ना आपके साथ कि आप किसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, वो नहीं होता जी। है और किसी अगले एग्जाम के लिए आप बिल्कुल बहुत कम पढ़ते हैं, उसमें आपका हो जाता है। ये तो वो आपको मेहनत ऐड अप होकर कभी ना कभी रिजल्ट देगा, तो आप मेहनत करते रहिए एकदम पूरे सही इंटेंशन के साथ, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। चलिए, निखिल जी, आपने मौका दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में अगर किसी बच्चे को आवश्यकता पड़ी तो जी सर। आप समय निकाल करके मदद करना जी पसंद जी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि निखिल जी की सहायता लेनी है किसी समय, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं निखिल जी से आपकी बात करा दिया करूँगा। अगली चर्चा में फिर हम ऐसे ही किसी मेधावी व्यक्ति के साथ मिलेंगे। संवाद मंच के आज के सत्र में बस इतना ही। आप सब जुड़े, आप मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।